नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोग एल्काइंस स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग एल्काइनाइड का रिएक्शन देखे थे। नहीं, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, है ना। देखो, टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है, देखो फटाफट देखा जाए। एल्काइंस में कुछ ऐसा खास है नहीं, है ना, सिंपल बातें हैं। देखो अभी लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने देखा कि भाई अपने पास टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दो तरह के एल्काइंस होते हैं। टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक होते हैं, है ना। तो अगर हम लोग टेस्ट इसका देखा जाए तो एक टेस्ट है इसका बाय टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट। अच्छा देखो, टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन का मतलब कि हम लोग कैसे ये बात पता कर सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में जो रखा हुआ है वो टर्मिनल एल्काइन है। ठीक है ना। तो वही चीज़ तो टॉलेंस रिएजेंट से पता हो सकता है। जैसे देखो, अगर हम लोग एक टर्मिनल एल्काइन ले लें और इसका रिएक्शन अगर हम लोग टॉलेंस रिएजेंट से करा दें, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट, तो यहाँ पर होता क्या है, RC∼ टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर होता है। अभी हम बात करते हैं क्या है। तो एक ऐसा एसिड बेस रिएक्शन से, मतलब ये H+ निकल जाता है, उसकी जगह पर सिल्वर आ जाता है, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एल्काइन बन जाता है ना। और ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और इसका जो कलर होता है वो सिल्वरी वाइट कलर होता है, सिल्वरी वाइट PPT, है ना। अच्छा, ज़्यादा इम्फेसिस इसमें जो है वो वाइट पर है ना। मतलब ये सिल्वर PPT नहीं बोलेंगे उसको, वाइट PPT बोलेंगे। थोड़ा सा सिल्वर टच लिया रहता है, ठीक है। तो फिलहाल आप क्या समझेंगे कि वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। अब देखो, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। टॉलेंस रिएजेंट इज बेसिकली अमोनिकल, है ना, AgNO3 सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, या ऐसा भी लिखा रह सकता है AgNH3 प्लस और यहाँ पर NO3 माइनस, मतलब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अमोनिकल मतलब अमोनिया है ढेर सारे अमोनिया में AgNO3 डाल देते हैं, ऐसा लिखा रह सकता है। या सिंपली ये Ag2O भी लिखा रह सकता है। अगर कहीं एरो पर Ag2O लिखा है तो उसका भी मतलब हम लोग यही समझेंगे कि टॉलेंस रिएजेंट पड़ा हुआ है। समझ के बाद, तो ये होता है टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट टर्मिनल एल्काइन के साथ एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग एक नॉन टर्मिनल एल्काइन ले लें कुछ इस तरह से और इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दें, तो कोई भी प्रेसिपिटेट अपने को नहीं मिलेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। समझ के बाद, तो ये एक तरीका है टर्मिनल एल्काइन को पहचानने का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो और टेस्ट हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो पहला टॉलेंस रिएजेंट है, दूसरा ये है कि भाई मान लो टर्मिनल एल्काइन ले लिया और इसके साथ Cu2Cl2 इन बेसिक मीडियम, है ना, Cu2Cl2, या अगर CuCl भी लिखा है तो गलत नहीं है ना। बेसिकली ये डाइमराइज होकर इस फॉर्म में रहता है। तो अगर Cu2Cl2 है या CuCl है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ अगर हम लोग इसको, है ना, ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पर RC∼C Cu, है ना, ये कॉपर कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, कॉपर कलर का, ठीक है। अच्छा, मान लो इससे मन नहीं भरा और हम टेस्ट करना चाहते हैं तो और थोड़ा महंगा टेस्ट कर लिया जाए। तो AuCl के साथ अगर हम लोग, है ना, गोल्ड का क्लोराइड ले लिए, इसके साथ बेसिक मीडियम ले लिए, तो यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन होकर गोल्ड के साथ ये सॉल्ट बना लेता है और इसका जो कलर होता है वो गोल्डन कलर का PPT होता है। समझ गए बात ना। तो ये अपना, है ना, टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन इन तीन तरीके से टेस्ट किया जा सकता है ना। CuCl इन NH4OH, AuCl इन NH4OH बेसिक मीडियम में, ठीक है। चलो
नोट कर लो फटाफट भाई। लिख लिया सबने? आगे बढ़ा जाए। अब लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्काइंस। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्काइंस। तो जैसे एल्कीन अपना है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, ठीक उसी तरह से एल्काइन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है। ठीक है, तो लगभग सेम रिएक्शन है। वहाँ पर एल्कीन में एक पाई बॉन्ड हुआ करता था तो एक बार एडिशन होगा, एल्काइन के पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो 2 बार एडिशन होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस आर ऑल सिमिलर। ठीक है, कुछ नया नहीं है, इनफैक्ट और आसानी है। लेकिन सबसे पहली बात जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात आएगी तो हम लोग सबसे पहली बात जो सोचते हैं वो रिएक्टिविटी के बारे में सोचते हैं कि भाई अपने पास एल्काइन है और अपने पास एल्कीन है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर जो बनता है वो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में बनता है, किसी भी टाइप का। जो हम लोगों ने HX पढ़ा था, जो हम लोगों ने हाइड्रेशन पढ़ा था, है ना, जो हम लोगों ने हैलोजनेशन पढ़ा था X2 के साथ ब्रोमीन इन CCl4, वो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि भाई ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा एल्काइन या एल्कीन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो कॉमनली हम लोग ये गलती करते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल होता था सर, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो इसका रेट इलेक्ट्रोफिलिक का ज़्यादा होगा, है ना। अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, इस एल्काइन और एल्कीन में अगर हम लोग बात करें तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरफ। अच्छा, ये ओवरऑल रिएक्टिविटी नहीं पढ़ रहे हम लोग, है ना, ये सब जगह नहीं लगा दोगे। किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। ठीक है, तो एल्काइन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन? एल्कीन। और जब हम लोगों ने रिएक्टिविटी लिखा तो अगर सवाल रेट का भी आए, एक ही बात है, रिएक्टिविटी एंड रेट आर ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स, है ना। तो मतलब अगर आपसे पूछा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है तो भी आंसर यही होगा, कौन ज़्यादा रेट से रिएक्ट कर रहा है तो भी यही आंसर होगा। ठीक है, चलो अब ऐसा क्यों? ठीक है, देखो इसकी 2 वजह है ना। अगर हम लोग रीजंस की बात करें तो इसकी 2 वजह है। पहली वजह देखो कि जैसे मान लो अगर हम लोगों ने कोई एल्कीन ले लिया है और उसमें किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अगर हम लोग करा रहे हैं E+, तो ये इस पर अटैक करता था, ये बॉन्ड इधर टूटता था, RCH यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा कौन? CH2 और यहाँ जुड़ जाएगा E। आई बात समझ में? तो एक ये कार्बोकैटायन बना। और मान लीजिए कि अगर एल्काइन आपने लिया होता और उसमें किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराए होते तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ बन जाएगा RC डबल बॉन्ड CH, यहाँ E आके जुड़ जाएगा और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है भाई, तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का 2 मैकेनिज्म देखे थे। एक ये मैकेनिज्म था जिसमें इलेक्ट्रोफाइल E+ बनकर अटैक करता था, कार्बोकैटायन बनता था, है ना। और दूसरा मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का देखे थे हैलोजनेशन की तरह, कि वो सीधा कार्बोकैटायन नहीं बनता था, वो साइक्लिक हैलोनियमाइन टाइप अटैक होता था। याद आ रही है बात? या ओजोनलिसिस भी वही था, या इपॉक्सीडेशन भी वही था, है ना। तो या तो इस मैकेनिज्म से होगा या दूसरे मैकेनिज्म से होगा। तो अभी हम लोग पहले मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं
कि जिसमें E+ अटैक करता है और कार्बोकेटाइन बनाता है, ठीक है। और अगर आप याद करें तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ही जो होता था वही RDS स्टेप भी होता था, बोलो भाई, है ना। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन को हम लोग एल्काइल कार्बोकेटाइन बोलेंगे, एल्काइल है ना। और ये कार्बोकेटाइन उस कार्बन पे है जिस पर पाई बॉन्ड है, जिस पर पाई बॉन्ड है। और ऐसे कार्बन को जिस पर पाई बॉन्ड होता है उसको विनाइल बोलते हैं हम लोग। तो ये विनाइल कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो विनाइल कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कि एल्काइल कार्बोकेटाइन और विनाइल कार्बोकेटाइन में ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये तो अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, तो ये कहीं ज़्यादा स्टेबल है इससे, है ना। तो इसका मतलब इसका हम लोग याद करें, अगर बात करते थे कि RDS स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना रेट फास्टर होगा। तो ये क्योंकि अनस्टेबल है, कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है ना, इस वजह से दिस इज़ मोर स्टेबल और इस वजह से दिस इज़ मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो एक तो ये वजह है, ठीक है, जिसकी वजह से एल्कीन इज़ मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। और दूसरी वजह की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड रीज़न जो है, देखो अगर एल्काइन का आप जो 2 पाई बॉन्ड है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। एक py ऑर्बिटल जो होगा वो आपस में पाई बॉन्ड इस तरह से बनाया होगा एल्काइन में, भाई sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, लीनियर हो गया। एक py और एक pz, यही दोनों बॉन्ड बनाए होंगे पाई बॉन्ड, तो ये py दोनों ऐसा बना लिए, ठीक है। तो इस py की वजह से, है ना, चलो एक बार pz का जो ऑर्बिटल होगा वो कैसा होगा, ये ऐसा होगा ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर, पीछे और आगे, क्या। तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसा बना दे रहे हैं डॉटेड लाइन से, क्या। और इन दोनों के ओवरलैप से, इन दोनों के ओवरलैप से एक और पाई बॉन्ड बनेगा, यही 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो इमेजिन करो, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये पेन जो है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है। अब ये 2 p ऑर्बिटल py वाले ऐसे ओवरलैप किए, तो पाई जो क्लाउड होगा वो यहाँ होगा और किधर होगा, नीचे होगा, क्योंकि ओवरलैप है। बोलो भाई, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ऊपर होगी और नीचे होगी py की वजह से। और अगर pz की बात करें तो वो ऐसा है, वो तो परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर होगी, आगे और पीछे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी है, आगे भी है, नीचे भी है, पीछे भी है, मतलब सब तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। समझ में आ रही बात? मतलब अगर हम लोग इसका एक रफ स्ट्रक्चर ऐसा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, वो सिलिंड्रिकल शेप की होती है, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल होती है ना, मतलब ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी। तो अगर सबको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक साथ देखोगे तो सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन रही है। तो ये सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों कार्बन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली हेल्ड होती है, ठीक है, क्योंकि वो उसी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होती है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जो है यहाँ पर, है ना, ये बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है दोनों न्यूक्लियस से। तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तोड़ना किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए मुश्किल हो जाता है ना। मतलब इस पाई क्लाउड पे अटैक करके इस पाई क्लाउड को तोड़ना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और दोनों कार्बन न्यूक्लियस इस सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल पाई क्लाउड को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं। तो अगर वो हम हेलोजनेशन वाला मैकेनिज्म याद करें कि एल्कीन होता था, पाई बॉन्ड होता था और उस पर हेलोजन अटैक करके साइक्लिक हेलोनियम बना लेता था, वो चीज़ यहाँ पर उतना ज़्यादा अच्छी तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पाई क्लाउड सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल पाई क्लाउड डेंसिटी को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो पाई क्लाउड डेंसिटी है ये सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल पाई क्लाउड स्ट्रांगली
स्ट्रांगली हेल्ड बाय, है ना, बोथ कार्बन न्यूक्लियस। समझे बात? तो ये दो रीजंस हैं, ये दो वजहें हैं जिस वजह से, एक तो ये वजह है और दूसरी वजह ये है कि इसके पास सिलिंड्रिकल पाई क्लाउड डेंसिटी होता है ना, सिलिंड्रिकल पाई क्लाउड होता है, जिसकी वजह से उसको तोड़ना किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस पाई क्लाउड पे डायरेक्ट अटैक उतना तेज़ी से नहीं होता, ऐसा नहीं बोला जा रहा कि नहीं होता, है ना, होता है, लेकिन जितना आसानी से एल्कीन में होता है उतना आसानी से एल्काइन में नहीं होता। ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो समझ में आई बात भाई, वाई एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। चलो आ जाओ। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आता, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और इसमें अगर मान लो दे दिया है ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 1 इक्विवेलेंट, ये दिया हुआ है, ठीक है, एक इक्विवेलेंट है, तो या तो इस पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा या एल्काइन पर अटैक करेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन मान लो आया, एक इक्विवेलेंट दिया है, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है, तो आप किस पर अटैक कराओगे? एल्कीन पर कराओगे, बिकॉज दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस, ठीक है। तो इस बार जो आंसर हो जाएगा अपना, वो बड़े आसानी से हम लोग लिख देंगे ऐसा कुछ, ठीक है, इसका मैकेनिज्म वगैरह आप सब जानते हो, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, है ना। अगर मान लीजिए इसी में हम लोग बात करें, एक और क्वेश्चन बन सकता है, ये आ गया और यहाँ दे दिया है आपको ब्रोमीन, है ना, CCl4 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस बार जो आंसर होगा, अच्छा अब देखो इसमें और इसमें, बोले सर एक ही टाइप का सवाल दो बार दे रहे हैं, नहीं, ध्यान से देखो, इसमें ये एल्कीन और ये एल्काइन आइसोलेटेड हैं, मतलब दे आर नॉट इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर, लेकिन यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, दिख रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन होगा कि एल्कीन और एल्काइन आपस में रेजोनेंस में होंगे तो बात पलट जाएगी। इस एल्काइन पर इस बार अटैक होगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा और CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा, दिस इज मेजर। इस वाले में ये वाला मेजर था, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे मेजर ही पूछता है, क्योंकि वही तो सवाल हुआ। अब इस पर आते हैं वापस, यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया, है ना। ऐसा क्वेश्चन जब भी देखेंगे हम लोग तो हमको हमेशा लगता है कि एल्कीन पर अटैक होगा, बिकॉज दैट इज़ मोर रिएक्टिव, लेकिन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट एल्काइन पर अटैक से बन रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर अब ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी, मतलब दोनों एल्कीन हो गए हैं, और यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा अच्छा होता है। दो पाई बॉन्ड के बीच का रेजोनेंस, दो, एक पाई और एक ट्रिपल बॉन्ड के बीच से ज़्यादा बेटर होता है। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ एक पाई बॉन्ड रहेगा ही। ऐसा समझा जाए कि जब यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है तो CH माइनस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या ये स्ट्रक्चर याद है आपको? देखो, कार्बन डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, है ना, क्यूमुलेटेड एल्कीन, क्यूमुलेटेड डाईइन, याद आ रहा है? हम लोगों ने जब कॉन्जुगेटेड डाईइन पर एडिशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तभी हम लोगों ने बात की थी कि आइसोलेटेड जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो इससे ज़्यादा स्टेबल होंगे, है ना, और कॉन्जुगेटेड सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेटेड हैं, है ना, और यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो सिर्फ यहाँ पाई बॉन्ड होगा, इन दोनों जगहों पर पाई बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्यूमुलिन या क्यूमुलेटेड पाई बॉन्ड अपने आप में बहुत स्टेबल नहीं होता है। इस वजह से ये रेजोनेंस, इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये रेजोनेंस बहुत इफेक्टिवली नहीं होता है। अब इस पाई बॉन्ड पर अटैक करके ये जो बात है ये हटा दी गई, अब दोनों तरफ पाई बॉन्ड हो गए तो अब अच्छा रेजोनेंस होने लगा।
तो क्योंकि वहाँ रेजोनेंस कम हो रहा था और दो पाई बॉन्ड में, दो डबल बॉन्ड में अच्छा रेजोनेंस होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में, तो अब यहाँ अच्छा रेजोनेंस होने लगा, तो इस वजह से इस बार ब्रोमीन इस पर अटैक किया है। इसका मतलब ये नहीं समझोगे कि एल्काइन इज़ मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स, क्योंकि ये सवाल देखते ही पहले दिमाग में यही आता है, नहीं, समझ गए बात। तो अगर आइसोलेटेड है तो एल्कीन पे करा दोगे, और अगर कॉन्जुगेटेड है तो एल्काइन पे कराओगे, ठीक है। यही बात यहाँ पर समझनी जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, दोनों को ध्यान रखेंगे। चलिए नोट कर लो जल्दी से, बढ़ा जाए आगे, आ जाओ भाई। अब लिखो एडिशन ऑफ HX, लिखिए एडिशन ऑफ HX टू एल्काइंस, है ना। एल्कीन पर पढ़े थे, ठीक वही है एल्काइन पर, लेकिन उससे आसान है क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि विनाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है, अभी हम लोग देखे हैं, और विनाइल पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एल्काइल पर होता है ना। तो एडिशन ऑफ HX की बात करें तो एल्काइन है, तो सबसे पहली बात कि दो इक्विवेलेंट ऑफ HX रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग ने ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें अगर हम लोग HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो H+ का पहला अटैक, इसको ऐसे समझो कि H+ और Cl-, जैसा पहले जानते थे हम लोग, तो H+ का पहला अटैक या तो इस कार्बन पे होगा या इस कार्बन पे होगा। तो इस कार्बन पे होगा, देखो क्यों, क्योंकि जब इस कार्बन पे होगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये RC यहाँ पर प्लस चार्ज डबल बॉन्ड CH, और यहाँ आ जाएगा एक और H, बोलो। और ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर प्लस I से, इस R पार्ट के प्लस I से स्टेबलाइज्ड है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन विनाइलिक है और विनाइलिक में नहीं होगा। वैसे तो होता है लेकिन हम लोग उसका इफेक्ट नहीं देखते हैं कहीं भी, ठीक है। तो हम लोग फ़िलहाल ये बात मान के चला जाए कि यहाँ पर विनाइलिक जब होगा कार्बोकेटाइन तो वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, समझ में आई इतनी बात। तो ये जो R पार्ट है इसके प्लस I से ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड है, लेकिन अगर यहाँ प्लस आता, मतलब ये H+ अगर यहाँ अटैक करता तो यहाँ प्लस आता, तो जब इस पर प्लस आता तो इसका R+I जो होता वो दूर से लगता, समझ रहे बात। तो इस वजह से यही ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है। तो इस वजह से मार्कोनिकॉफ रूल क्या, कि H+ उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, वही बात है, ठीक है। और यहाँ रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। अब सेकेंड स्टेप में जो Cl- है ये इस पर अटैक कर जाएगा और बनेगा RC, यहाँ पर Cl डबल बॉन्ड CH2, बोलो भाई। पिछली बार की तरह इस बार भी यही वाला स्टेप RDS होगा, ठीक है, ये बन गया। अब क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है तो इस पर फिर से HCl का अटैक होगा और फिर H+ इसी पर अटैक करेगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ही। क्यों करेगा जरा देखो, RCCl यहाँ पे कैसा चार्ज प्लस, यहाँ पर जाएगा CH2H, ये प्लस चार्ज आया, और ये प्लस चार्ज अब इस R पार्ट के हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज्ड है, प्लस I से भी स्टेबलाइज्ड है, और इसका थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बैक बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज्ड है, याद है ना। तो इस वजह से ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना और फिर से ये शिफ्ट होने का चांसेस इसका बहुत कम है ना। क्यों कम है, क्योंकि ये प्लस चार्ज को ये बैक बॉन्डिंग दे रहा है। हाँ, इससे ज़्यादा रेजोनेंस अगर बगल वाले पे होगा तब हो सकता है उस पर, है ना, वो एक अलग केस हो गया। लेकिन नॉर्मल केसेस में जब एल्काइल वेल्काइल पार्ट होगा तो यहाँ से शिफ्ट नहीं होने वाला, क्योंकि क्लोरीन का बैक बॉन्डिंग थोड़ा बहुत इसको यहाँ पर मिल रहा है। तो इस वजह से दोनों ही स्टेप में जो रीअरेंजमेंट का चांसेस है वो न के बराबर है, ठीक है। पहले में तो होगा ही नहीं, दूसरे में हो सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, वो आप पूछा नहीं जाता हम लोग को एग्ज़ाम में। इस वजह से हम लोग ऑलमोस्ट इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कहीं नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये बना, और अब यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया है तो फिर से जो Cl- है वो फिर से यहाँ पर अटैक कर जाएगा और बन जाएगा RCCl, Cl यहाँ पर CH3, है ना।
तो 2 इक्विवेलेंट HX का अटैक किया है और मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। मार्कोनिकॉफ रूल याद है सबको, है ना? क्या होता था, जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैक करता है जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी नहीं सोचना। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। क्लियर करें? तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, बहुत आसान है, फटाफट आगे बढ़ना है बस। फिर लिखो दूसरा रिएक्शन, एडिशन ऑफ X2, है ना, हैलोजनेशन। तो याद करिए भाई, RC ऐसा है मान लो, और इसमें लेटर से हम लोग को दे दिया है X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, है ना, और ये एक्सेस में दे दिया है। तो ठीक जैसा एल्कीन में होता था एंटी एडिशन, वैसे यहाँ होगा, पहले X2 आएगा, साइक्लिक हैलोनियम बनाएगा, फिर जो X- है वो बैक साइड अटैक करेगा। तो ऐसा कुछ बनता हुआ अपने को दिखाई दे जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, क्योंकि एंटी एडिशन हो रहा है। बोलो भाई, ये बन गया, एक इक्विवेलेंट हुआ। अभी एक बार और अगर रिएक्शन होगा तो फिर से इस पर अटैक हो जाएगा और बन जाएगा RCXXCXXR'। क्या समझे बात, है ना? और इसीलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर उतना मतलब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस पर उतना क्वेश्चन कम आता है, क्योंकि अब जब सब एक्स लग गए तो कोई सिस और ट्रांस और मीज़ो और इसकी तो बात रही नहीं, है ना? जब एल्कीन होता था, एक ही बार जोड़ता था, तब इम्पॉर्टेंट होता था सिस से मीज़ो बनेगा या रेसमिक बनेगा, ट्रांस से मीज़ो बनेगा, नहीं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सब हैलोजन ही हो गए, तो क्या सिस और क्या ट्रांस, क्या मीज़ो, क्या ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं रह गया, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर अगर इसमें एक इक्विवेलेंट दिया होता तब आप यहाँ रुकते और ये प्रोडक्ट रिपोर्ट कर देते। समझ के बात ना? तो एक इक्विवेलेंट दिया रहेगा तो यहाँ तक बना दोगे, अगर कुछ नहीं लिखा है या एक्सेस में लिखा है तो यहाँ तक चले जाओगे, ठीक है? तो ये एडिशन ऑफ X2 है, मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। अच्छा, इसमें अगर हम लोग रेट की बात करें हैलोजन को लेकर, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन और फिर होता है आयोडीन, ठीक है? अच्छा, इसमें एक बात और है, देखो यहाँ तक बन गया, फिर X2 डाल दिए तो ये बन गया। लेकिन मान लो अगर X2 अपना आयोडीन होता तो यहाँ पे सब जगह I आते, है ना? और हम लोगों ने एक बार पढ़ा है कि विसिनल डाई आयोडाइड्स आर अनस्टेबल, है ना? पढ़े हैं ना कि अगर अगल बगल कार्बन पे आयोडीन होता है तो खुद ही टूट जाता है। तो अगर विसिनल यहाँ पर आयोडीन होता तो ये प्रोडक्ट नहीं बन पाता, क्योंकि फिर वो टेट्रा हेलाइड वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, फिर वहाँ से दो आई बाहर होके यहाँ पहुँच जाते हैं, है ना? ये पॉसिबल है, मतलब sp2 पर पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों एकदम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एकदम एंटी हैं, ट्रांस हैं। समझ के बाद, ये ट्रांस है ना, दिखाई दे रहा है सबको भाई, यहाँ पर एंटी एडिशन हो रहा है तो ट्रांस ही जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों एकदम दूर जा रहे हैं, तो अगर यहाँ आयोडीन होता तो यहाँ तक चलता, लेकिन ये नहीं चलता, ये गलत हो जाता। क्लियर बात? तो ये बात नीचे लिख लिया जाए कि इन केस ऑफ आयोडीन रिएक्शन स्टॉप्स एट विनाइल हैलाइड। फिर देखो, विनाइल हैलाइड लिख रहे हैं, जिस कार्बन पे पाई बॉन्ड है उसी पर हैलोजन, ठीक है? विनाइल हैलाइड या विनाइल डाई हैलाइड भी बोल सकते हो, जिस कार्बन पे पाई बॉन्ड उसी पर हैलोजन, विनाइल हैलाइड, ठीक है? तो अगर आयोडीन होता ये हैलोजन तो रिएक्शन यहीं रुक जाता, इसके आगे नहीं जाता, क्योंकि ये अनस्टेबल होता, वापस आ जाता, ठीक है? नोट कर लीजिए फटाफट। लिख लिया है?
चलिए और देखा जाए तीसरा रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड याद है, HOX है ना भाई, सेम वैसा ही, वही रिएजेंट है, वैसा ही रिएक्शन होगा। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने एक एल्काइन ले लिया और इसमें कुछ HOX लिख दिया है, तो इसको ऐसा भी लिखा रह सकता है, या आपको मालूम है कि HOX बनता है X2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O के साथ। याद आ रही है बात, है ना। तो एल्कीन में याद करो इसका रिएक्शन कैसे कराते थे हम लोग ऐसे मानते थे इसको ना, इसको मान लेते थे कि X प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो पहले X प्लस अटैक करा देते थे, फिर OH माइनस। याद आ रही है बात। अच्छा याद करो तो ज़रा, हम लोग ये मार्कोनिकॉफ तरह से ये भी अटैक करता था, यहाँ X प्लस आएगा और इस वाले कार्बन पे OH माइनस आएगा, ठीक है। देखो अगर आपको एल्कीन के सारे रिएक्शन क्लियर होंगे तभी आपको ये सारी बातें तुरंत समझ में आएंगी, क्योंकि एल्कीन पे हम लोगों ने बहुत सारी बात यहाँ पर बहुत मैकेनिज्म बहुत डिटेल में किया है, तो अब वही बातें मैं यहाँ पे दोबारा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ज़रा भी संशय हो कि यार यहाँ पे कैसे होता था एल्कीन में, तुरंत आपके पास ये लिबर्टी है ना, इस मोड ऑफ टीचिंग में कि आप तुरंत पॉज कीजिए, मैं जहाँ हूँ वहीं रोकिए और एल्कीन रिवाइज करके इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, और मैकेनिज्म देखने के बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। हम लोग ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर। हाइपोहेलस एसिड के एडिशन से हेलोहाइड्रिन बनता था, याद आ रही है ना बात। तो इसमें भी मैकेनिज्म वही होता था कि साइक्लिक हेलोनियम बनता था, फिर H2O बैक साइड अटैक करता था, याद आ रही है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन था वो ऐसे ही मानते थे हम लोग कि X प्लस और OH माइनस है, X प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, मतलब अपना मार्कोनिकॉफ रूल, और बगल वाले कार्बन पर OH माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ऐसा कर दिया मैंने, तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर OH माइनस नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा, मतलब बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर X, ऐसा बन गया, ठीक है। इसके पास अभी एक पाई बॉन्ड और है, तो 2 बार अटैक होगा, एक बार फिर से हो जाएगा, यहाँ पर अगर फिर से HOX दे दिया है ना, या X2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O दे दिया है, तो फिर से वही होगा कि यहाँ पर X प्लस आएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ कार्बोकेटाइन ऑक्सीजन के बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है। ऑक्सीजन का रेजोनेंस X के रेजोनेंस से ज़्यादा अच्छा होता है। हैलोजन का प्लस M डोमिनेट नहीं करता, डोमिनेट -I करता है, ऑक्सीजन का प्लस M डोमिनेट करता है, ठीक है। तो प्लस यही आएगा, मतलब X प्लस इस पर करेगा अटैक, तो ये वाला बॉन्ड इस पर टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा, तो OH माइनस इस पर करेगा अटैक, फिर से मार्कोनिकॉफ ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये मार्कोनिकॉफ तरीके से अटैक किया, और यहाँ पर फिर से मार्कोनिकॉफ तरीके से अटैक किया, ठीक है। तो अब देखो ऐसा कुछ बन जाएगा ना, RCOH OH CH X2, बोलो भाई। अब एक बात यहाँ याद करो, आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है, याद आ रही है बात। तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर जाता है और कीटोन बन जाता है, या कार्बोनिल कार्बन बन जाता है, पढ़े हैं एल्केन में, याद है। HI इन रेड फॉस्फोरस से जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करा रहे थे तब ये वाली बात आपको बताई थी, ठीक है। अगर इसमें भी आपको संशय हो तुरंत जाइए वहाँ पर देखिए, लिखा है, ठीक है। पीछे से बातें अब रिलेट हो रही हैं, हम लोग सब कुछ नया नहीं पढ़ रहे, कुछ सब पढ़ चुके हैं, क्लियर हुआ इतना। तो अब एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल है, किसी भी एक जगह से OH जाएगा, एक जगह से H जाएगा, यहाँ से OH गया तो इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली हुई, H जाने की वजह से ऑक्सीजन पर एक वैलेंसी खाली हुई, तो ये दोनों इमीडिएटली इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे।
ये बन जाएगा अपना, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये अपना यहाँ से प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, अब देखो एक चीज़, यहाँ पर एक बात, थोड़ा सा यहाँ पर एक और बात है। 99% केसेस में आपको यही प्रोडक्ट दिया रहता है ना, कि यहाँ पर अल्फ़ा हेलोजन, अल्फ़ा कार्बन पर 2 हेलोजन होगा, ये कार्बोनिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये कंपाउंड बन गया है इसीलिए फिर से यहाँ पर एंटी और सिन एडिशन का कोई महत्व नहीं रहा, ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई कार्यल ही नहीं बना, नहीं, वो तो एल्कीन तक ही ये सब स्टीरियोकेमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर कार्यल ही नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर और आसान हो गया। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ना तो ये कार्यल रह गया ना ये कार्यल रह गया, दोनों, ये sp2 हो गया, इसके पास 2 हेलोजन हो गए, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो कैसे अटैक हो रहा है वो सोचना ही नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो, ये देखो कि यहाँ पर 99% केसेस में आपको यही आंसर रिपोर्ट करना होता है, यही दिया रहता है, इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसी से सब कुछ काम करेंगे। लेकिन कुछ जगहों पर आप ऐसा भी देखोगे, जैसे ये बन गया, तो यहाँ पर अब इन दोनों के अटैक से पहले अगर आप ध्यान से देखो तो ये इनॉल है, क्या, इन ऑल, और ये टॉटमराइज कर सकता है ना। तो ये बॉन्ड यहाँ आया, ये इधर आया, इस पर नेगेटिव H आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH2X। तो कई बार आपको ये भी मल्टीपल ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन आया कि यहाँ से अगर इसको हाइपोहेलस एसिड से रिएक्ट कराएं तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तो क्या क्या बन सकता है, तो ये तो बन ही सकता है, ये भी बन सकता है, समझ गए बात में। तो आपको हमेशा जब भी ये चीज़ लिखी हो, है ना, HOX लिखा हो, तो आप हमेशा यहाँ तक जाओगे, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये दोनों ऑप्शन में है, तो दोनों सही होगा, दोनों पे टिक लगा कर आओगे, ये भी बनेगा ये भी बनेगा, क्योंकि ये टॉटमराइज तो कर ही सकता है। अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और सिर्फ HOX लिखा हुआ है या X2H2O लिखा हुआ है, तो आप ये बना कर आओगे, ठीक है, क्योंकि यही बनेगा, 2 बार अटैक हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, X2H2O 1 इक्विवेलेंट या HOX 1 इक्विवेलेंट, तब आप ये बना दोगे, क्योंकि यहाँ रुक जाएगा और यहाँ से ये टॉटमराइज कर जाएगा। समझ गए बात, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इतनी कहानी समझ में आई सबको, है ना। चलो, तो इसको भी फटाफट नोट कर लिया जाए, आगे बढ़े। चलो, अब आओ नेक्स्ट लिखो, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। तो याद करो भाई, हम लोग एल्कीन में भी हाइड्रेशन पढ़े थे क्या, है ना, और उसको हम लोगों ने डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराया था, ठीक। तो अब एल्काइंस का हम लोग हाइड्रेशन करने जा रहे हैं, तो इसमें एक पॉइंट पहले आप लिखिए, ठीक, एक पॉइंट लिखो पहले, फिर आगे बढ़ा जाए। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में लिखिए डायरेक्ट हाइड्रेशन of alkynes direct hydration of alkynes with dilute H2SO4 is not possible. Direct hydration of alkynes with dilute H2SO4 is not possible because alkynes are less reactive than alkenes. Because alkynes are less reactive than alkenes. ठीक है। तो एल्कीन्स अगर आप याद करो
तो एल्कीन्स में हम लोगों ने बोला था कि डायरेक्ट हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है सिर्फ वाटर से, है ना, मतलब अगर हम लोग सिर्फ वाटर ले लें तो वो एल्कीन पर अटैक नहीं करता था, ठीक है। मतलब चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब मान लो अगर हम लोग कोई एल्कीन लेते हैं और उसमें अगर हम लोग सिर्फ H2 डालते थे तो रिएक्शन नहीं होता था। इसको हाइड्रेशन कराने के लिए हमें कैटलिस्ट के तौर पर H+ चाहिए होता था, तो हम लोग डाइल्यूट H2SO4 ले लेते थे। लेकिन अगर हम लोग कोई एल्काइन ले लें, अगर हम लोग कोई एल्काइन ले लें और इस पर अगर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 भी डालें तो भी रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बोले सर पहले तो हो रहा था, इसके पहले तो हम लोग वही पढ़ते आ रहे हैं, हैलोजनेशन कराए हम लोग हाइपोहैलस एसिड से रिएक्शन कराए, हम लोग HX से रिएक्शन कराए, तो वहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो डाइल्यूट H2SO4 का जो H+ है वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल HX का H+ था, है ना। थोड़ी सी बात कर लिया जाए इस पर, समझो, जल्दी जल्दी समझना है ना, बहुत सिंपल सी बात है। देखो HX जब हम लोग एल्काइन में डाले थे तो वहाँ वाटर नहीं लिया था हम लोगों ने, है ना, HX ही लिया था, ठीक है। तो वहाँ पर जो H+ था ना वो सॉल्वेटेड नहीं था, उतना ज़्यादा सॉल्वेटेड नहीं था, तो वो स्ट्रॉन्गर था। यहाँ का जो H+ है वो वाटर से सॉल्वेटेड है, वाटर उसको चारों तरफ से क्या किया होगा, है ना। अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं ऐसा कि जो यहाँ का H+ है ये वाटर से चारों तरफ से क्या होगा, वाटर के पार्शियल निगेटिव इसको चारों तरफ से क्या किए रहेंगे, बढ़िया से सॉल्वेट किए रहेंगे। मतलब यहाँ का जो H+ है ड्यू टू सॉल्वेशन, सॉल्वेशन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, पता है सबको। तो वहाँ का जो HX वाला जो H+ था वो सॉल्वेटेड नहीं था या कम था, ठीक है। ये जो H+ है ये सॉल्वेटेड ज़्यादा है, वाटर सॉल्वेट किया है इसको, और सॉल्वेशन से एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिकली या बोला जाए कि आयन स्टेबलाइज होता है, सॉल्वेशन इज़ अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट फॉर आयंस। पढ़े होंगे, बोलो, मत बोलना कि नहीं पढ़े हो, आयनिक में पढ़े हम लोग, आयनिक बॉन्ड जब पढ़ रहे थे, नहीं, सॉल्वेशन से आयंस बिकम्स मोर स्टेबल। तो स्टेबल क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो यहाँ पर जो सॉल्वेटेड H+ है वो उतना बेटर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है जितना HX वाला था, समझ गए ना बात। तो इस वजह से यहाँ वाला H+ जो है इस पर अटैक डायरेक्टली नहीं कर पाता, है ना। और इन जनरल जो और रिएक्शंस हम लोग ने पढ़ा है, हैलोजनेशन जो पढ़ा है, तो हैलोजन एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल हो ही गया, वो अलग मैकेनिज्म ही है। हम लोग सिर्फ H+ से H+ वाला कंपेयर कर रहे हैं कि वहाँ HX था वहाँ किया था, यहाँ डाइल्यूट H2SO4 यहाँ क्यों नहीं कर रहा, तो वहाँ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्वेटेड है, वहाँ वो सॉल्वेटेड नहीं था, उसका एनर्जी ज़्यादा था उस H+ का, इसका एनर्जी कम है, तो ये इस पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता, ठीक है। तो अब वापस रिएक्शन पे आएँ, तो इस एल्काइन का अगर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराएं तो नहीं होता। यहाँ पर हमको एक और कैटलिस्ट चाहिए होता है जो इसके इस पाई क्लाउड डेंसिटी को क्या करे, कमज़ोर करे, तभी ये वाला H+ इस पर अटैक कर सकता है, समझ गए बात ना। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन विथ डाइल्यूट H2SO4 इज़ नॉट पॉसिबल। हम लोग को एक ऐसा कैटलिस्ट चाहिए जो इसके जो सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल पाई क्लाउड है जिसकी वजह से ये इससे रिएक्ट नहीं कर पा रहा, तो इस पाई क्लाउड डेंसिटी को थोड़ा सा लूजन अप करे, थोड़ा सा लूज करे, थोड़ा सा वीक करे, ऐसा कोई कैटलिस्ट चाहिए, है ना। तो ऐसा कैटलिस्ट एक हैवी मेटल आयन हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलो देखो ऐसा है कि अगर मान लीजिए हम लोग एक एल्काइन ले लें और अब इस एल्काइन का रिएक्शन मान लीजिए हम लोगों ने HgSO4 प्लस H2SO4 के साथ करा दिया, वाटर है ही, मतलब डाइल्यूट H2SO4 है, तो ये एक हैवी मेटल आयन है। HgSO4 लिया जा सकता है या BaSO4 लिया जा सकता है, एक हैवी मेटल आयन, ठीक है। तब इस केस में ठीक वही चीज़ होगा कि H+ मार्कोनिकॉफ एडिशन से रिएक्शन होगा, मार्कोनिकॉफ जो पढ़े हैं हम लोग, है ना, ये H+ आकर यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ आ जाएगा OH, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, बन जाएगा RC, यहाँ OH डबल बॉन्ड CH2, और ये अपना इनॉल फॉर्म है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये टॉटोमराइज करके
है ना, यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, H आकर इस पर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH3। आई बात समझ में ना। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन से इस तरह से बनेगा। अब आप बोलो कि सर यहाँ पर हम लोग नहीं सोच सकते कि एक बार क्योंकि पाई बॉन्ड है तो फिर से H प्लस अटैक कर दे और OH माइनस कर दे, तो वैसा भी सोचो, चाहे ऐसे ही सोच लो, प्रोडक्ट सेम बन रहा है, इस वजह से है ना हम लोग उस पर ज़्यादा नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि सेम ही बात है, ठीक है। तो हैवी मेटल आयन के प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 से ये रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना देता है, ठीक है। अब कैसे ऐसा होता है तो थोड़ा इसका मैकेनिज्म समझ लिया जाए, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म पर बात कर ली जाए। लिख लिया है? देखो क्या होता है कि ये जो हैवी मेटल आयन है Hg2+, है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक लुईस एसिड है, ठीक, और ये लुईस बेस है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है। तो ये Hg2+ हैवी मेटल आयन होने की वजह से, लुईस एसिड होने की वजह से इसके पाई क्लाउड पर क्या करता है ना, जाके अटैक कर देता है ना, और ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना। मतलब Hg2+ था, उस लुईस एसिड था, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो ये इस पाई क्लाउड पर जाकर, हैवी मेटल आयन है, इसके पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है, लूज करता है। तो इसका जो पाई बॉन्ड है ये दोनों Hg के साथ जुड़ जाते हैं, है ना, और इसका जो पाई बॉन्ड जो सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल शेप था वो टूट जाता है ना। ये एक पाई कॉम्प्लेक्स है क्योंकि पाई बॉन्ड का इस्तेमाल होकर मेटल के साथ ये जुड़ गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन गया है। अब क्योंकि पाई क्लाउड जो है ये हम लोग इससे कार्बन कार्बन से Hg की तरफ खींचे हैं, है ना, तो इन दोनों कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि आप पाई क्लाउड मेटल की तरफ खींचा है तो कार्बन कार्बन स्केलेटन से पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं उससे दूर, जब उससे दूर जाएंगे तो क्या होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में वाटर, है ना, एज न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बोकेटायन और इस कार्बोकेटायन बनता नहीं है, लेकिन बनता तो जहाँ ज़्यादा स्टेबल बनता, कहाँ बनता, यहाँ, ठीक पहले जैसा, तो इस पर अटैक करेगा और ये वाला इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, RC, यहाँ आ जाएगा OH डबल बॉन्ड CH और यहाँ आ जाएगा Hg+, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो Hg की तरफ टूट गया, ठीक है। अच्छा, अब मीडियम में जो डाइल्यूट H2SO4 के पास जो H+ है वो H+ इस पर अटैक कर जाता है, ये वाला बॉन्ड कार्बन की तरफ टूट जाता है, क्योंकि मेटल और कार्बन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H+ इस पर अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ H आगे जुड़ जाएगा और Hg2+ बन के बाहर हो जाएगा, Hg2+ बन के ये बन गया। अब यहाँ एक बात देखो ध्यान से, है ना, ये मैं क्या समझाया यहाँ पर कि ये कार्बन और मरकरी में, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो इस पार्शियल नेगेटिव पर H+ का अटैक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ टूट जाएगा। मरकरी पे अभी प्लस चार्ज है, ये वाला बॉन्ड मरकरी से दूर टूटेगा तो मरकरी पे फिर से 2+ चार्ज आ जाएगा, प्लस था ही और ये बॉन्ड टूटने की वजह से एक और प्लस आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी मरकरी +2 में था और जब निकला है वापस तो भी +2 में है, मतलब यहाँ पे मरकरी कैटलिस्ट नहीं है, यहाँ पे मरकरी रिएजेंट नहीं है, यहाँ पे मरकरी कैटलिस्ट है। लेकिन जो हम लोग ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन देखे थे वो अलग बात थी, वहाँ पर मरकरी वॉज अ रिएक्टेंट या रिएजेंट, है ना, जो इस्तेमाल हो रहा था, वो कैटलिस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा। अब ये इनॉल फॉर्म बन गया है और ये अपना टॉटमराइज कर जाएगा, RC, है ना, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा CH। बोलिए भाई, क्लियर हुई इतनी बात, है ना। तो ये हो गया अपना इसका मैकेनिज्म। तो Hg2+ हैवी मेटल आयन क्या करता है,
इसके पाई क्लाउड डेंसिटी को वीक करता है, जिसकी वजह से इस पर अब ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होता है। न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है वाटर, इस पर अटैक करता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म हम लोग सिर्फ समझने के लिए समझे हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। आपको सीधा प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए जो आपको भली भांति पता है। क्या, बहुत सिंपल है, मार्कोनिकॉफ की तरह से H यहाँ OH यहाँ, बस एक बार जोड़ दोगे और प्रोडक्ट बना दोगे। ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लो, और फिर यहाँ पर एक और मज़ेदार बात हम लोग करते हैं। ठीक है, इसी मैकेनिज्म में, इसको नोट करिए पहले। हो गया भाई, चलो अब यहाँ पर एक चीज़ बताओ, इस मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम लोग किसको बोलते हैं, है ना, कि एक पाई बॉन्ड टूटे और उसमें एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए और एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, यही था ना। लेकिन पहला अटैक किसका होता था, इलेक्ट्रोफाइल का, इसलिए उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते थे। अगर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो तो किसका बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलोगे। अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, तो यहाँ सबसे पहले जुड़ा है Hg2+, ठीक है, लेकिन ये तो कैटलिस्ट था, ये ओवरऑल जुड़ा ही नहीं है, तो निकल गया, ये देखो बाहर आ गया। इसमें पहले जुड़ा कौन, वाटर, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, पहले ये जुड़ा और सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल H+ जुड़ा है, देखो ध्यान से। तो इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है और सेकेंड स्टेप में H+ जुड़ा है ना। तो ये एडिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, पढ़ते हम लोग उसी तरह से हैं, इसको वैसे ही समझते हैं, लेकिन अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें, बहुत डिटेल में बात करें, तो यहाँ पर बात यही है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ nucleophilic addition reaction, because in first step nucleophile adds and in second step electrophile is getting added ना। चलो नोट कर लो जल्दी से, बात समझ में आ गई है सबको, क्वेश्चन हो जाएगा इस पे। मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, एक ही बार जोड़ना है, टॉटोमराइज करके आंसर लिख देना है। ठीक है, चलो आओ। जैसे मान लो अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखें, चलो भाई, तो ये क्वेश्चंस नोट करिए और फटाफट ज़रा। ठीक है, चलो तो बन गया होगा पहला वाला। अच्छा, इसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ फेल कर रहा है क्योंकि दोनों तरफ एकदम एक ही जैसा इन्वायरमेंट है, तो एक जगह H और एक जगह
OH लगा देंगे। मैकेनिज्म तो नहीं लिखने लगे, है ना, कि पाई क्लाउड अटैक Hg का अटैक करा रहे हो, उतना ज़रूरत नहीं है, पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट लिखना सीखो, है ना। मैकेनिज्म तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर इसलिए देखे थे क्योंकि यहाँ पर वो बात थी कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बाकी प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। तो देखो यहाँ H और यहाँ OH, या आप यहाँ H यहाँ OH करते तो भी बात सेम होती, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया CH3 COH डबल बॉन्ड CH CH3। अब ऐसा रिपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि इनॉल फॉर्म रिलेटिवली कम स्टेबल होता है, तो आप इसको इस तरह से नहीं, टॉटोमराइज्ड फॉर्म रिपोर्ट करोगे। क्या? CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, है ना। अगर ऑप्शन में दोनों होगा, मल्टीपल चॉइस है, तब आप दोनों कर दोगे, नहीं तो आप सिंगल चॉइस है तो आपको दोनों नहीं देगा, है ना, आपको यही देगा या इनॉल फॉर्म देगा, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में जो एक थोड़ा सा सेकंड कैटेगरी का जो क्वेश्चन होता है, कुछ लोग बना देते हैं, है ना, थोड़ा सा वो करने के लिए कि भाई हाँ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखेंगे ऐसा क्वेश्चन आप लोग, उसमें ये भी रहेगा और इनॉल फॉर्म भी रहेगा, है ना। तो आप कन्फ्यूज, सर यहाँ दोनों है और सिंगल चॉइस है, तो वही इसी को करेंगे, क्योंकि इनॉल फॉर्म कम स्टेबल है, कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, और वो क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने यही दिमाग लगाया है कि आप रिपोर्ट किसको करते हो, तो जो ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा परसेंटेज में रहता है इक्विलिब्रियम में, उसी को रिपोर्ट करोगे, ठीक है ना। तो ये बात है। इसमें बात करें तो इसमें मार्कोनिकॉफ H+ यहाँ आएगा और OH- यहाँ आएगा। बस आप इसको मैकेनिज्म से मत देखो, आप ऐसे देखो कि ये H+ और OH- है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा जहाँ H ज़्यादा है, और OH- वहाँ जाएगा जहाँ H कम है। या अपना पुराना वाला जो लॉजिक था क्या, कि जहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, मतलब वहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे। याद आ रही है बात? तो ऐसा हो गया, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख दूँ, सीधा एक लाइन में आंसर लिख रहा हूँ ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 टॉटोमराइज करा के, ठीक है। इसमें देखो, तो अब देखो यहाँ पर वो वाला जो हम लोग बाद में मॉडर्न डिफिनीशन लिखे थे मार्कोनिकॉफ का, कि उस जगह पर H+ अटैक करेगा जहाँ जिसकी वजह से जो कार्बोकेटाइन बने वो ज़्यादा स्टेबल बने। तो अब यहाँ देखो, अगर आप H+ का अटैक यहाँ कराते हो तो ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा, और ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में करेगा, रेजोनेंस के साथ यहाँ प्लस आएगा, और ये प्लस इसके बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है। अगर आप H+ का अटैक इस कार्बन पे कराते तो यहाँ सिर्फ इसको बेंजीन का रेजोनेंस मिलता, इस वाले प्लस को, एक्स्ट्रा बैक बॉन्डिंग नहीं मिलती। तो ये कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन यहाँ वाले कार्बोकेटाइन से, तो इस वजह से H+ यहाँ आएगा और OH- यहाँ आएगा। तो एक लाइन में अगर मुझे आंसर लिखना है तो मैं यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O टॉटोमराइज कराने के बाद लिख रहा हूँ भाई, ये आप अपना समझोगे ना, पढ़े हैं टॉटोमराइजेशन हम लोग। अब एक लाइन में पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना दो, फिर टॉटोमराइज करके आंसर देख लो, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका उल्टा नहीं, ये मेजर हो गया, ठीक है ना। हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ, अब जैसे ये सवाल है, अब यहाँ D2SO4 है, और हम लोगों ने बात की थी कि अगर कहीं D2SO4 है तो D2O ही मानोगे, वाटर H2O नहीं मानोगे, है ना। तो देखो, अब मार्कोनिकॉफ यहाँ पर आएगा D+ और यहाँ पर आ जाएगा OD-। लिख दिया जाए तो A हो गया अपना CH3 C डबल बॉन्ड O C H, अच्छा रुको, थोड़ा और एक स्टेप और, CH3 C OD डबल बॉन्ड CHD, A इसका टॉटोमराइजेशन वाला बनेगा, ठीक है। तो ये इनॉल बना अभी प्राइमरीली, ये A नहीं बोलोगे, A वैसे तो है यही, लेकिन इसका टॉटोमराइज वाला कीटो फॉर्म रिपोर्ट करेंगे। तो ये हो गया, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, D आकर यहाँ जुड़ जाएगा, D ही आएगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड O C D2H, क्या D ही आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि सॉल्वेंट में तो D ही है, तो ये D+ गया, जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो सॉल्वेंट से तो D ही आएगा, इसलिए यहाँ D लिखे। तो दिस इज A, आइदर आप ये रिपोर्ट करो या ये रिपोर्ट करो, एक ही बात है।
लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको इस फॉर्म में नहीं देता, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है। आप यहाँ पे ऐसे कर दोगे तो ये बना ही दोगे, तो ये तो दिख ही रहा है, आपको इस फॉर्म में देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा गलती करते हैं कुछ बच्चे यहाँ पर। तो ये समझ में आई बात। प्रोलॉन्ग्ड बी लिख दिए हो, क्या होगा प्रोलॉन्ग्ड मतलब? अब इसमें क्या टॉटोमरिज्म बंद हो जाएगा? नहीं, होता रहेगा। सॉल्वेंट में कौन है? D2O है, होता रहेगा। तो ये H भी रिप्लेस हो जाएगा और ये H भी रिप्लेस हो जाएगा। याद आ रहा है ना ड्यूटेरियम एक्सचेंज? तो देखो तो ये हो जाएगा CD3 C डबल बॉन्ड O CD3। तो B ये रिपोर्ट करोगे। ये टॉटोमरिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है ना, तो भूलोगे नहीं इसको, ये बात सब लिंक्ड है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, इसको कर लिया जाए। मैं ये मिटा रहा हूँ, है ना, इसको नोट कर लो सब लोग आंसर भाई, है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन करके आज की क्लास जो है ख़त्म की जाए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज्ड हो गए, है ना। कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि यहाँ H+ अटैक कराया होगा और यहाँ OH- अटैक कराया होगा, और कुछ लोगों ने यहाँ H+ अटैक कराया होगा और यहाँ OH- कराया होगा। मतलब कुछ लोगों का प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, यहाँ OH आएगा तो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फिर आ जाएगा CH2 CH3। और कुछ लोग अगर H+ का अटैक अगर यहाँ कराया तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कुछ लोग का प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा बना होगा। अब आप लोग परेशान होंगे कि मेजर कौन सा इसमें बनाना होगा। ठीक है, तो देखो अगर H+ यहाँ अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, तो इसमें प्लस आई जो है वो 2 कार्बन का लग रहा है, और H+ अगर यहाँ अटैक करेगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा और इसमें 1 कार्बन का प्लस आई लग रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों कार्बोकेटाइंस जो हैं ये स्टेबलाइज हो रहे हैं प्लस आई से ही, जो कि अपने आप में बहुत वीक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। मतलब प्लस आई से ऐसी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है कि हाँ प्लस आई लग गया तो बहुत स्टेबल हो, ऐसा कभी नहीं। रेजोनेंस देन हाइपर कॉन्जुगेशन देन प्लस आई, लास्ट में कोई डिफरेंस नहीं है तो प्लस आई। तो क्योंकि ये दोनों कार्बोकेटाइन इधर से या इधर से प्लस आई से ही स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो इतना बड़ा इनकी स्टेबिलिटी में गैप नहीं है कि ये नहीं कि एक इतना स्टेबल है तो दूसरा इतना ऐसा नहीं होगा। दोनों रिलेटिवली लगभग सेम स्टेबिलिटी। मतलब यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस इस मेजर और माइनर में नहीं होगा। हाँ ठीक है, ऑफकोर्स ये हो सकता है थोड़ा सा मेजर हो, ये थोड़ा सा माइनर हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये 90% या 80% बन गया या 20% बना। मान लो ये 54% बना है तो करस्पॉन्डिंगली वो बन जाएगा। समझ के बात ना। तो ऐसा ही अंतर 2, 4, 5%, 10% का अंतर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मेजर पूछा भी नहीं जाता, है ना। और अगर पूछा गया है तो फिर आप यही प्लस आई वाला लॉजिक लगा के बता दोगे, अगर पूछा गया है। क्योंकि आजकल जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो संस्कृत में भी पूछ सकता है ना। तो इस वजह से आप फिर प्लस आई लगा के कर दोगे। ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए, मतलब यहाँ मेजर और माइनर इज़ नॉट वेरी मच डिफाइंड। ठीक है, चलिए, इसमें 2-3 रिएक्शन और है ना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही, है ना। एल्काइंस में अब आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, है ना, ढूंढ के हाइड्रेशन तक के क्वेश्चन आप लगाइए। ओजोलिसिस और ऑक्सीडेशन बस बचा है, यही 1-2 चीज़, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ठीक है, चलो।